अब कोरोना महामारी की बात करते हैं। ये महामारी एक बार फिर से धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े इसी बात की तस्दीक करते हैं और ये बताते हैं कि बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 3095 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केसेस की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। देश में लगातार बढ़ते इन कोरोना मरीजों को देखते हुए ही केंद्र सरकार की पहल पर एक बार फिर से 10 और 11 अप्रैल को देश के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें आपातकालीन तैयारियों को परखा जाएगा। लेकिन इमरजेंसी हालात की नौबत न आए, इसके लिए फिर से सतर्क होने की घड़ी आ गई है। दिल्ली हो या मुंबई, नोएडा हो या गुरुग्राम, लोगों के चेहरों पर मास्क फिर से लौटने लगा है। कोरोना टेस्ट के लिए अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। ये देश के किसी एक शहर या फिर किसी एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि अब देश के ज्यादातर हिस्सों में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोजाना जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, वो इसी बात की गवाही दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आज फिर से कोरोना वायरस के नए केसों में बड़ा इजाफा हुआ है और देश में एक दिन में कुल 3095 नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 15,208 हो गई है, जबकि इससे पहले गुरुवार को 3,016 कोरोना के मामले सामने आए थे। जिन राज्यों में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, उनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राजधानी दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली में ही पिछले 24 घंटे में 295 नए मामले सामने आए। यही वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के बाद खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 ही केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है वो उठा रहे हैं। दिल्ली नहीं, उसके आसपास के शहरों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते 2 दिनों में कोरोना के 150 नए मामले सामने आए और वहां पर भी अभी कुल एक्टिव केसेस की संख्या 272 है। जबकि नोएडा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले दर्ज हुए हैं और वहां अभी कुल संख्या 56 है। कोरोना के इन बढ़ते मरीजों को देखते हुए इन शहरों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। जब भी केसेस बढ़ते हैं, क्यों लेकिन निर्देश दिया रहा था और वो ये दिया रहा था कि आप जो है सैंपलिंग बढ़ाइए। तो सैंपलिंग हमारी बढ़ गई। पहले हम जो करते थे करीब 250-300 के आसपास था, जो कि पिछले 2 दिन से बढ़ के वो 800-900 की रेंज में आ गया है। और भी प्रयास करेंगे, पर इसके लिए जनता का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। प्रेजेंटली 3rd फ्लोर के सारे बेड हमने इसके लिए आरक्षित किए हुए हैं, लेकिन अभी एक भी मरीज भर्ती नहीं है। इसके अलावा हमने जो है शारदा और जिम्स को भी लेटर लिखा है कि यदि कोई क्षेत्र में मरीज आता है तो उसको भी कुछ बेड आरक्षित करके और वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया रहा है। लेकिन अच्छी बात यही है कि अभी कोई मरीज भर्ती की स्थिति में है नहीं, के लिए फिगर बढ़ रही है, कोई इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हफ्ते 10 दिन से जो पहले केसेज हमारे 10-15 केसेज आ रहे थे, अभी 1-2 दिन से वो आपने देखा है कि 75 केसेज हमें औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पर। और जहां तक जो विश्लेषण करने पर पाया गया कि कुछ एक लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी आ रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी, और हमारे देश के विभिन्न स्थानों से घूमकर आने की हिस्ट्री भी मिल रही है। जैसा कि अभी सरकार द्वारा भी वही दिशा निर्देश है कि हमारी जो 5-4 स्ट्रेटजी जो पहले से थी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट अपने और वैक्सीनेशन और साथ में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है,
इसको दोबारा से फॉलो करें। इसमें हमने सभी हमारे जो सरकारी संस्थान हैं और जितने प्राइवेट संस्थान हैं, चाहे लैब्स हैं हमारी, सबके साथ मीटिंग बुलाकर हमने इनको दोबारा से अपने जितने संसाधन है वो दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। एक्सपर्ट्स देश में कोविड के बढ़ते इन मामलों के पीछे कोरोना के नए सब वेरिएंट XBB.1.16 को जिम्मेदार मानते हैं और इस नए वेरिएंट के लक्षण पहले की तरह ही हैं। कोई भी नया लक्षण सामने नहीं आया है। हालांकि इसके बावजूद केंद्र सरकार की पहल पर पूरे देश में 10 और 11 अप्रैल को अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने की तैयारी है, जिसके जरिए इमरजेंसी के हालात से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। यानी सरकार अपने स्तर पर महामारी पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी इस बदलते मौसम में सावधान रहें और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते रहें। दिल्ली से पंकज जैन, गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, नोएडा से भूपेन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्या क्या चीजें हैं जो आप खा सकते हैं और क्या आपको नहीं खाना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो एक्सपर्ट डॉक्टर मुक्ता वशिष्ठ से जानिए। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे पहले तो अगेन बैलेंस डाइट को एम्फसाइज करूंगी मैं। बैलेंस डाइट मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फ्लूइड्स, हम वाटर को भी अब न्यूट्रिएंट ही मानते हैं और इन सब को एक अच्छी संतुलित मात्रा में इनको लेना है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मोटा अनाज से मिलते हैं, प्रोटीन्स मोटा अनाज, ओट्स हो गए, रागी हो गया, मिलेट्स, हर तरीके के मिलेट्स हो गए, व्हीट फ्लावर हो गया, कुछ ब्राउन राइस हो गए, इससे हमें मोटा अनाज, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स भी होते हैं और वेजिटेबल प्रोटीन्स भी होते हैं। एनिमल प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पोल्ट्री, जैसे चिकन, फिश, पोल्ट्री, फिश, एग, इन चीज़ों से हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है। जो वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं वो नट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, इनसे हमें वेजिटेबल प्रोटीन्स। फिर हम फैट्स की बात करते हैं तो हमें गुड फैट्स लेने हैं। गुड फैट्स मतलब ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 फैट्स हमारे वेजिटेबल सोर्सेज भी होते हैं और नॉन वेज सोर्सेज भी होते हैं। जिसमें नॉन वेज सोर्सेज की बात करते हैं तो फिश, एक अच्छा कॉड लिवर ऑयल फिश से हमें नॉन वेज ओमेगा 3 फैट्स मिलते हैं। अगर वेजिटेबल सोर्सेज की बात करते हैं तो हमें उड़द की दाल है, स्पिनच है, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मस्टर्ड है, इन सब चीज़ों से हमें वेजिटेबल प्रोटीन, हमें ओमेगा 3 फैट्स मिलते हैं। फिर आता है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जहाँ जो कि होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड्स, जिसमें ज़्यादा नमक है, जिसमें ज़्यादा शुगर है, जो सॉफ्ट, जो जैसे कि हमारे पास जंक फूड्स की बात करते हैं, जंक फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स में जिसमें ज़्यादा होता है, उनको हमें अवॉइड करना है। ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर, एक्सेस फैट्स हमें अवॉइड करने हैं, बस और कुछ नहीं है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें अवॉइड करने हैं। वैसे कोरोना के बाद से देश में हार्ट अटैक से मौत के मामले बढ़े हैं, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है और यही वजह है कि दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत और कोविड के बीच संबंध का पता लगाने के लिए स्टडी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था ICMR इसकी स्टडी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट अगले 2 महीनों में आने की उम्मीद जताई जा रही है। और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है और कैसे रख सकते हैं हम अपने लंग्स का भी ख्याल, ये भी देखिए। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या कोरोना वजह है हार्ट अटैक की? देखिए, हार्ट अटैक एज एन एंटिटी कोरोना से हो भी सकती है और हो नहीं सकती। कोरोना के आने के बाद एक एडेड रिस्क फैक्टर आपको हो गया है हार्ट अटैक का, पर इसका मतलब नहीं है कि यंग पेशेंट्स में बिना कोरोना के हार्ट अटैक नहीं आ सकता। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल हम जो देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं वो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे सेडेंट्री ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू देयर एल्डर जनरेशन, जो कि बाहर घूमती थी, खेलती थी। अब वीडियो गेम्स ने खेल का रूप ले लिया है। ऐसी सिचुएशन में खाना पीना मैटर कर गया है। आज के जो नए नौजवान हैं वो बाहर का खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और इत्यादि। ऐसी सिचुएशन में हमारे खान पान पे कोई ध्यान नहीं रहता। इसके अलावा कोरोना भी एक आज के युग में एक रिस्क फैक्टर इसलिए हो गया है क्योंकि कोरोना के आने से हमारा जो खून होता है वो कुछ हद तक गाढ़ा हो जाता है। अगर हिंदी में हम कहें तो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और इंग्लिश में अगर हम कहें तो उसमें क्लॉटिंग यानी खून का थक्का कुछ ज्यादा फुर्ती से बनता है।
तो ऐसी सिचुएशन में हमारे खून का जो रक्त का फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और हार्ट को सप्लाई एकदम से बंद होने के कारण एक मरीज को हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा सर, स्टडी तो चल रही है, लेकिन जैसे किसी को कोरोना होता होगा, उसके बाद उसे क्या कुछ सिम्टम्स नजर आते होंगे कि क्या उसको हार्ट अटैक आ सकता है? क्या उसको कोई परेशानी नजर आती होगी जैसे सांस फूलना, या ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, हार्ट अटैक आने से पहले कई मरीजों को अगर ब्लॉकेजेस होती हैं हार्ट की नसों में तो उनमें कई लक्षण आते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई लोग उसको गैस समझ के इग्नोर करते हैं। 99 to 90% केसेस हमने ऐसे पाए हैं जहां उनको लगा ये गैस है, बट एक्चुअली वो गैस नहीं होती है। आप जब तक एक ईसीजी नहीं करवाएंगे आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको हार्ट अटैक है या ये एक सिंपल गैस की परेशानी है। तो अगर मरीज को चलते हुए सांस फूलने लगे जो उसको पहले नहीं होता था, ठीक है, कोई 4 मंजिल चढ़ेगा उसको पहले भी होता था अब भी होता है, बट कोई ऐसा जिसको अब 2 मंजिल चढ़ने पे भी पहले नहीं होता था अब सांस फूलने लग गया चलने से, या सीने में भारीपन आ रहा है, तो वो एक लक्षण हो सकता है। कोई भी ऐसे सिम्टम्स जहां सांस फूले या सीने में भारीपन हो, एकदम से हो या धीरे धीरे बढ़ रहा हो जो पहले ना हो, इसको काइंडली इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, एक इवैल्यूएट करवाएं, ईसीजी करवाएं, तो हमें कुछ ज्ञान होगा कि हाँ ये हार्ट का इशू है या नहीं है।